एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो ऑफ हिस्ट्री जनरल इलेक्टिव दिल्ली थ्रू द एजेस। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, आप ये वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आप सॉल्व के हो, रेगुलर के हो, एनसीईआरटी के हो, आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जनरल इलेक्टिव का आपका एग्जामिनेशन है, उसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं इसमें नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं। एक वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा आपका जो दिल्ली थ्रू द एजेस का सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाली हूँ, तो उसको लास्ट तक देखना। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी जो है पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू जो है समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वन शॉट रिवीजन दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको जो है आपके राइट हैंड साइड पे जो लिंक है वहाँ पर मैं डाल दूँगी, वीडियो के एंडिंग में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं आपको डाल दूँगी, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने जो है पीपीटी को यूज़ करके बहुत अच्छे से जो है समझाया है अबाउट दिल्ली थ्रू द एजेस, क्योंकि जो ये हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो इस तरीके का है कि आप अगर फोटोज़ को देख के समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने इसको आपको जो है फ़ोटोज़ को देखकर बहुत अच्छे से जो है इसमें समझाया है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री की अगर मेरी सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। मैंने 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर को फिनिश किया है और उसके अंदर साथ-साथ मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे नोट्स के थ्रू और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंशियंट साइट्स। उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली जो है एक ऐसी सिटी है जो कि इनहेबिटेंट है बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम से। देखिए, प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब ऐसा रिकॉर्ड होता है, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक में आपको डिफरेंस पता होगा। प्री हिस्टोरिक के हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, लिटरेरी रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्टोरिक के हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि मुगल डायनेस्टी, सूर्य डायनेस्टी और ये बाकी जितनी भी लोधी डायनेस्टी सब प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। तो दिल्ली जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से जो है यहाँ पर रहती है। मैंने आपको बता दिया, आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते प्री हिस्टोरिक के प्रॉपर, और प्रोटो हिस्टोरिक के मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है अर्ली हड़प्पन फेज 3300 बीसी से था 2600 तक के, फिर मैच्योर आया, फिर लेटर आया। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसा समझ में आता है कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर हमें कुछ लेट हड़प्पन साइट्स मिलती है। लेट हड़प्पन साइट्स यानी कि भोरगढ़, मंडौली, दो साइट्स हमें जो है इंपॉर्टेंट मिलती है, और भी मिलती है, आप इसको याद कर सकते हो। तो भोरगढ़ और मंडौली लेट हड़प्पन साइट से मतलब 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक ऐसा माना जा सकता है। इस टाइम पर यही जो है साइट्स होती होंगी। भोरगढ़ की लोकेशन है नरेला के पास, नॉर्दर्न दिल्ली में, और मंडौली जो है नंद नगरी के पास है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसने सबका अटेंशन जो है ग्रैस्प करके रखा है, वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ हम सोच रहे हैं कि है नहीं है। इंद्रप्रस्थ के बारे में हमें कैसे समझ में आता है? इंद्रप्रस्थ के बारे में हमें ऐसे समझ में आता है कि महाभारत में मेंशन है कि यहाँ पर पांडव जो है रहते थे। अगर हम, और ऐसा माना जाता है कि जो हुमायूं का जो किला था, पुराना किला जो हुमायूं द्वारा बनाया गया था, वो इसी साइड पे बनाया गया था। ये हमको जो है पता चलता है उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी से। तो उस टाइम पे जितनी बायोग्राफी लिखी गई थी उसमें पता चलता है कि वो पुराना किला जो है वो इंद्रप्रस्थ की साइड पे बनाया गया था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ऑलरेडी सिटी जो है वो डिसअपेयर हो चुकी थी। तो पुराना किला में बहुत सारे एग्जीबिशन किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं एएसआई द्वारा 1954 से 55 के बीच में, 1969 से 73 के बीच में, और 2013 से 14 के बीच में वहाँ पर एग्जीबिशन किए गए। 1969 से 73 के बीच में जो बीबी लाल द्वारा किए गए थे, और अभी जो किए गए थे वो थे वसंत कुमार स्वानकर द्वारा किए गए थे। अब बात करते हैं कि दिल्ली के बारे में लोगों का क्या कहना है। तो देखिए, उपिंदर सिंह ने तो यहाँ तक के एंशियंट दिल्ली की जो पूरी हिस्ट्री है, स्टोन से लेकर राजपूत तक के लिख डाली। देखिए, राजपूत का टाइम आपको पता है, और स्टोन एज कब थी, तो पूरी दिल्ली की उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। देखिए, हिस्टोरियंस जो है गैप्स को फिल करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको जो है एक स्टोरी बनानी होती है। अब हम बात करते हैं, दिल्ली बहुत सारे एंशियंट सेटलमेंट से कनेक्टेड था। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी और श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये जो है इससे कनेक्टेड था, और दो ट्रेड रूट हुआ करती थी, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो दिल्ली मैंने आपको बताया प्री हिस्टोरिक टाइम से है, वहाँ पर हमें स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, मतलब स्टोन एज आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, मतलब वो जो है स्टोन एज के टाइम से वहाँ पर मौजूद होगा, मतलब दिल्ली की जो जगह है। और पुराना किला जो है, पुराना किला जो है जिसके बारे में मैंने बताया कि वहाँ पर इंद्रप्रस्थ की जगह पे पुराना किला बनाया गया है। वहाँ पर जब एग्जीबिशन हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि किस तरीके से इंद्रप्रस्थ की हिस्ट्री को जो है आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो आर्कोलॉजिकल लिटरेरी एविडेंसेस के द्वारा। ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप बोल सकते हो पेंटेड ग्रेवेयर, पॉटरी, मड ब्रिक, फायर्ड ब्रिक हाउसेस, कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम था, टेराकोटा के बेल्स थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर था। शुंगा कुशाना एम्पायर के भी हमें कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं।
देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया था, तो मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने आंसर राइटिंग भी एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको हिस्ट्री के आंसर लिखने चाहिए फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरा जो है मतलब क्या एविडेंसेस मिलते हैं हमें इंद्रप्रस्थ के रिगार्डिंग। तो रिसेंटली हमें पता चला है कि जो यमुना रिवर है वो एक पैलियो पैलियो मतलब उसके 6 पैलियो चैनल्स है, वो टेम्परामेंटल रिवर है। मतलब उसका क्या होता है कि रिवर जो है माइग्रेट करती है। आप सोचोगे रिवर कैसे माइग्रेट करती है? देखिए रिवर यहाँ से समझिए बह रही है, उसका जो रूट है वो कुछ इस तरीके से है। थोड़ा टाइम बाद क्योंकि कुछ तरीके के नेचुरल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो रिवर जो है वो माइग्रेट करके जो है उसका अलग रूट निकल कर आता है और वो इस डायरेक्शन में बहने लग जाती है। तो ऐसे करके 6 पैलियो चैनल्स डिस्कवर किए गए हैं ASI द्वारा। मतलब ये एक माइग्रेटिंग रिवर है, इसके 6 पैलियो चैनल्स डिस्कवर किए गए हैं। पहले जो है रिवर जो है ऐसा माना जाता है कि सरस्वती में बहती थी और बाद में जाकर जो है ये गंगा में बहने लग गई। तो इस तरीके से जो है ऐसा माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यमुना चैनल पे एग्जीबिशंस भी किए गए, मतलब जो पैलियो चैनल है वहाँ पर एग्जीबिशंस किए गए। पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले। मतलब क्या है इसके कहने का? इसका मतलब ये है कि जो साइट थी स्टोन एज के टाइम से जो है इनहेबिटेड थी। अब इसके बाद बात करते हैं हड़प्पन एरा का भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हड़प्पन एरा मैंने आपको बता दिया कब से कब तक है, 3000 BC, मतलब आज से करीबन 5000 साल पहले। अब हम बात करते हैं दिल्ली रिज। दिल्ली रिज क्या होता है? दिल्ली रिज की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल हिस्ट्री है, क्योंकि देखिए उस टाइम पर क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं पर भी अगर अगर कभी भी कहीं पर भी सेटलमेंट बसती है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ पर रिवर है, पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी की होने के कारण जो है वहाँ पर जो है सेटलमेंट बसती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमें ज़रूरत होती है टूल्स की। अब टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो वहाँ पर उस टाइम पर जो है क्वार्ट्ज़ाइट एक तरीके का जो है यूज़ किया जाता था, जो कि पैलियोलिथिक इनहेबिटेंट्स द्वारा यूज़ किया जाता था, ऐसा माना जाता है। तो रिज क्या होता है? देखिए रिज क्या होता है कि एक तरीके का मतलब एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो हील्स के नीचे थोड़ा सा एक तरीके का एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है। बहुत लंबा जो है दिल्ली का रिज है और बहुत लंबा जो है ये बाकी के सराउंडिंग से अलग है। और इससे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत लंबा रिज चला रहा है। मतलब अरावली हिल्स का जो है बहुत बड़ा एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दिल्ली का ओरिजिन की। तो सबसे पहले माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो है सबसे अर्लीस्ट साइट है। ये जो है ऐसा माना जाता है लेजेंड के अकॉर्डिंग, लेजेंड मतलब माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब महाभारत के अकॉर्डिंग युधिष्ठिर द्वारा फाउंड की गई थी। और इसको अमरावती भी कहते थे। इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गॉड्स कहा जाता था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ, इंद्र का मतलब होता है जैसे कि इंद्र को जो है गॉड रेफर किया जाता है, और प्रस्थ जो है उसको रेफर किया जाता है एज दी प्लेस। तो मतलब ऐसा बताया जाता है सिटी ऑफ मतलब सिटी ऑफ इंद्र भी आप कह सकते हो। तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया था। अब बाद में हमको देखने को मिलता है कि इसे पुरुतत्तम भी कहते हैं। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है रहने की। अब हम बात करेंगे शक्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता है, शक्रपुरी नाम से जाना जाता है और खांडवप्रस्थ नाम से जाना जाता है। अब इसी का हमें जो है रेफरेंस कहाँ मिलता है? इंद्रपट्ट में, इंद्रपट्टाना में, बुद्धिस्ट वाली टेक्स्ट में देखने को मिलता है। और ये कैपिटल था कुरु का, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्योंकि जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है इंद्रप्रस्थ से इंद्रपट्ट में आ जा रहा है। अब हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि उपिंदर सिंह बताती है कि इंद्र 12 करके प्लोटेमी की ज्योग्राफी में भी मेंशन मिलता है। प्लोटेमी की ज्योग्राफी तो आपने सुना ही होगा, ही इज़ कंसिडर वन ऑफ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो वो उस टाइम पर थे 3rd सेंचुरी BC आई थिंक। तो अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जीबिशंस की बात की जाए तो मौर्यन पीरियड के भी हमको यहाँ पर एग्जीबिशंस मिलते हैं। ठीक है, आपको जो है मड ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, उसके बाद ड्रेन्स मिलती है, टेराकोटा का फिगराइन मिलती है, स्टोन्स मिलते हैं। ठीक है, स्टेम सील इम्प्रेशन मिलता है, कॉपर कॉइन मिलता है, और इसके अलावा सिंपल ग्रे वेयर और रेड वेयर भी मिलता है। ठीक है, मतलब ये बताया जाता है कि ये महाजनपदस के टाइम पे भी जो है इनहेबिटेड थी, लेट हड़प्पन साइड में भी इनहेबिटेड थी। और उसके बाद जो है हमको देखने को मिलता है कि ऑफकोर्स ही बात है कि जब बाद में जो है रूलर्स आए तोमार डायनेस्टी के टाइम पे भी ये जो है इनहेबिटेड थी। अब हम बात करते हैं DC सरकार की। तो DC सरकार जो है कि चीफ एपिग्राफिस्ट थे, वो बिलीव करते हैं कि इंद्रप्रस्थ जो है एक सिग्निफिकेंट सिटी हुआ करती होगी मॉडर्न पीरियड में। देखिए सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इनका इंटरप्रिटेशन है कि मॉडर्न पीरियड में होती होगी। देखिए मॉडर्न पीरियड आपको पता है कब होता है? अराउंड 3rd सेंचुरी BC। ठीक है, और वो बताते हैं कि ये जो है श्रीनिवासपुरी के अंदर लाई करती होगी। ठीक है, उसके बाद एक और दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है कि इसके अलावा मतलब इंद्रप्रस्थ के अलावा 4 और सिटीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें से देखिए इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपत।
तिलपट है, उसके दूसरे नाम भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली बार हमें सबसे मेंशन जो है कहाँ मिलता है, तो अबुल फजल जो है बताते हैं अपनी बुक एन ए अकबरी में। आपको पता है एन ए अकबरी जो है वो अकबर की ऑटोबायोग्राफी अकबर की बायोग्राफी थी जो कि लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कि दिल्ली को जो है इंद्रपट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंद्रपट के नाम से, देखिए अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी तो थोड़ा सा आप जो है कम कर सकते हैं, आपका टाइम कम है तो मैं आपको ज़्यादा फास्ट बता रही हूँ, या फिर मैं आपको स्लो भी बता सकती हूँ, आप उसको फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंद्रपट दिल्ली को जो है इंद्रपट के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताते हैं अबुल फजल अपनी बुक में। और वो ये भी बताते हैं कि हुमायूं ने जो है यहाँ पर जो है इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दीन पना बनाया है। तो पहली बार लिटरेरी सोर्स में जो है हमें एविडेंस मिलता है वो यहीं से मिलता है। क्यों उसको हम लिटरेरी सोर्स कह रहे हैं, देखिए कहीं पर भी अगर एविडेंस रहता है तो उसे हम लिटरेरी सोर्स कंसिडर करते हैं, हम महाभारत को लिटरेरी सोर्स नहीं कंसिडर कर सकते। शम्स सिराज सफ़ी बताते हैं तारीख फिरोज शाही में कि इंद्रप्रस्थ जो था मेन कंट्रोलिंग सेंटर था परगना का 14th सेंचुरी में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी मेंशन मिलता है। फिर हमें एक और जगह मेंशन मिलता है 14th सेंचुरी में एक मेडिवल इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें वेस्ट दिल्ली नारायण में मिलती है। वो बताती है कि एक विलेज था, मतलब बताती है वो कि जो ये जो विलेज है मतलब नारायणा जो विलेज है ये वेस्ट ऑफ इंद्रप्रस्थ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी लोकेशन किस साइड में पड़ रही है, मतलब जो नारायणा विलेज है वो इंद्रप्रस्थ के वेस्ट में है, ऐसा बताती है एक इंस्क्रिप्शन। और एक पॉपुलर जो है मतलब लोकल मेमोरी में लोगों का चलता है कि युधिष्ठिर द्वारा जो है नीली छतरी टेम्पल जो है बनाया गया था, ठीक है, दिल्ली में। तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखने को मिलता है कि बुद्धिस्ट जटाका टेल्स के अंदर भी जो है इंद्रप्रस्थ का जो है इंद्रप्रस्थ का मेंशन मिलता है, और युधिष्ठिर गोत्र को बताया जाता है कि युधिष्ठिर जो है उसी जगह से बिलोंग करते थे। अब हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे एग्जीबिशंस किए गए ऑलरेडी, अब अलग अलग जगह किए गए थे क्योंकि बीबीलाल द्वारा जो है बीबीलाल जो है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, महाभारत की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने तिलपट में भी जो है एग्जीबिशंस किए। क्यों तिलपट में एग्जीबिशंस किए मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उनको वहाँ पर अनकवर्ड पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। और एनबीपीडब्ल्यू मतलब इसको नाम याद रखना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उनको मिलती है। अब एक और बात यह है कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो है जो कि फाउंडर थे दिल्ली एएसआई के, आपको पता है, तो उन्होंने क्या बताया था कि इंद्रप्रस्थ जो है इंद्रप्रस्थ का हो सकता है कि इंद्रपट नाम से जाना जाता हो, और प्लोटेमी की ज्योग्राफी में इंद्रबारा के नाम से जो है उसको मेंशन किया गया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि हुमायूं की बायोग्राफी में बताया जाता है कि उन्होंने जो है इंद्रपट की जगह पे जो है अपना जगह पे उन्होंने ना अपना किला बनाया है, ठीक है। इंडोलॉजिस्ट है विलियम जोन्स जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर हैं। वो बोलते हैं कि ईरान से जो है एक हिंदू मोनार्की जो है इंडिया में आती है, उन्होंने इंद्रप्रस्थ और अयोध्या का जो है फाउंडेशन किया था। अब हम बात करते हैं कि असारो सनादिद जो कि लीगेसी ऑफ हीरोज जो है, ये एक बुक लिखी जाती है सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है। आपको पता है सर सैयद अहमद खान कौन है। ये 19th सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है एक एजुकेशनलिस्ट के रूप में और सोशल रिफॉर्मर के रूप में उतर कर आते हैं। तो वो लिखते हैं कि 1450 बीसी में, ठीक है, बीसी की बात हो रही है, देखिए वर्ड जो डेट है ना दिमाग में रखिएगा, बीसी और एडी, तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। तो 1450 बीसी में वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर ने जो है इंद्रप्रस्थ को फाउंड किया होगा। देखिए इनके पास कोई एविडेंस नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1212 बीसी में वो बताते हैं कि पानी का लेवल बढ़ रहा था, इसलिए जो है कैपिटल जो है हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के उसमें शिफ्ट किया गया। तो देखिए इतना टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी कि आप प्रिसाइजली बता सको कि कितने ईयर पे फाउंड हुआ। तो मतलब देखिए अगर अपने पेरेंट्स या उनके दादा दादी से आप पूछोगे कि आप कौन से ईयर में पैदा हुए होंगे, तो उनको याद नहीं रहता है कौन से ईयर में आप पैदा हुए, ठीक है। तो वो तो मतलब 5000 साल पहले की बात कर रहे हो भी इतनी प्रिसाइसली, ठीक है। लेकिन बाद में जाके प्रूव रॉन्ग हो गया, बिकॉज क्योंकि वो क्या करते हैं इंद्रप्रस्थ को बताने की कोशिश करते हैं कि वो 2607 के टाइम पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये तो जो है हड़प्पन पीरियड का टाइम था, इसलिए जो है इनका जो है बात गलत प्रूव हो जाती है। अब हमको देखने को मिलता है कि मैंने आपको बताया था इंद्रप्रस्थ की जगह पे ही लालकोट फाउंड होता है। लालकोट जो है दिल्ली का ओरिजिनल किला होता है, ओरिजिनल लाल किला होता है, ठीक है। और लालकोट की जगह पे ही जो है बाद में जाकर किला राय पिथौरा जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो बनाया गया था, फिर उसके बाद जो है उसी को लिया जाता है। और आज के टाइम पे जो कुतुब मॉस्क वाला एरिया है, कुतुब कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है, वो एरिया भी वहीं पर है। अब हमको पता चलता है कि पांडव एरा की हमें एक ब्रिक मिलती है, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कौन, बताने की कोशिश करते हैं सर सैयद अहमद खान बताने की कोशिश करते हैं, और ये जो है उनको हस्तिनापुर से मिलती है, ऐसा वो बताते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि 4 सिटीज़ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, 4 नहीं 5 है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लेजेंड एक चलती रहती है मैथोलॉजी में कि कृष्ण ने बताया था कि अगर मुझे डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर से बचने के लिए
5 सिटीज़ की उन्होंने डिमांड की थी, ठीक है। अगर हस्तिनापुर हमें 5 सिटीज़ दे देते हैं, ठीक है, तो हम जो है क्या कहते हैं वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। हस्तिनापुर जो है हमें जो है दे देते हैं, तो हस्तिनापुर को जो है क्या क्या देना है, इंद्रप्रस्थ देना है एक, तो फिर दूसरा स्वानप्रस्थ देना है जिसको आज के टाइम पे आप सोनीपत बोलते हो, हरियाणा प्रोबेबली आता है। पानप्रस्थ, पानीपत जिसको आप कहते हो, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। व्याघ्रप्रस्थ जिसको बागपत भी बोला जाता है आज के टाइम पे। तिलप्रस्थ इसको तिलपट भी बोला जाता है आज के टाइम में। तो वो बोलते हैं कि अगर हस्तिनापुर ये सब दे देंगे तो हम वॉर नहीं करेंगे, लेकिन दुर्योधन जो है मना कर देते हैं और महाभारत शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो महाभारत शुरू हो गई, लेकिन अब जो है हमें ये समझना है कि 5 जो ये सिटीज़ है इसका क्या हमें रेफरेंस मिलता है लिटरेरी एविडेंसेस में। तो एन अकबरी के अकॉर्डिंग तिलपट जो है एक परगना था दिल्ली सरकार के अंदर, जिसने इतने सारे डैम जो है कंट्रीब्यूट किए थे इंपीरियल ट्रेजरी को, और 400 इन्फेंट्री और 40 कैवलरी ट्रूपर्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए थे। तो 30,77,913 डैम्स जो उन्होंने इंपीरियल ट्रेजरी को प्रोवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू एन अकबरी आपको मैंने बता दिया अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो तिलपट को वो क्या कहते हैं, परगना बताते हैं। उसके बाद पानीपत की बात करते हैं, तो पानीपत आपको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल 21 1526 में हुई थी, और ये किसके बीच में हुई थी, सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी और जहीरुद्दीन बाबर के बीच में हुई थी। देखिए उस टाइम पर आपको पता है कि जो सुल्तान की डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है, जब से बनी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से, तो लोधी डायनेस्टी शुरू हो गई थी। इब्राहिम लोधी थे सुल्तान, और जो है जहीरुद्दीन बाबर जो कि तिमुरिद थे, उनके बीच में फाइट होती है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि बाबर जीत जाते हैं और बाबर की फिर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा बैटल होती है अकबर के बीच में, ठीक है, अकबर की फोर्सेस के बीच में और सम्राट चंद्र विक्रमादित्य के बीच में, जो कि नॉर्थ इंडिया से एक किंग थे, आपको बहुत अच्छे से पता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मतलब 200 साल बाद होती है 1761 के अंदर, जब अफगान इन्वेडर जो है अहमद शाह अब्दाली जो है मराठास पे अटैक करते हैं, ठीक है। और मराठास जो है, मराठास में लीड कौन करता है, सदाशिवराव भाऊ और पेशवा ऑफ पुणे, ठीक है। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाते हैं। तो देखिए ये तो इस टाइम तक आने तक तो जो है ब्रिटिशर्स का थोड़ा बहुत हमारे पे इन्फ्लुएंस आ चुका था, ठीक है। और इसके पहले जो है ये जो है हमारा मुगल डायनेस्टी के टाइम का है, और उसके ऊपर जो है हमने देखा कि सल्तनत और जो है मुगल डायनेस्टी के बीच में क्लैश हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया, इसके बाद हम आगे समझते हैं हस्तिनापुर का लिटरली मीनिंग क्या होता है संस्कृत के अंदर। देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हस्तिना, ठीक है, जिसको आप कहते हो हाथी, ठीक है, हाथी हिंदी में सॉरी संस्कृत में उसका मीनिंग होता है पूर मतलब सिटी। तो कहने का मतलब ये है कि एलिफेंट सिटी नाम से जानी जाती है। अब ये अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल, यहाँ से हमें क्या क्या रेफरेंसेस मिलते हैं, यहाँ से हमें एक ब्रॉन्ज एज का टाइम का ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर मिलता है, ठीक है। तो पॉटरी मिलता है हमें। उसके बाद कौरवास जो कि कुरु किंगडम के जो थे, उसमें जो है हमें मेंशन मिलता है, जो कि हमें एविडेंस किसमें मिलता है, हमें महाभारत के अंदर। वैसे उसको एविडेंस नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में, लिटरेरी एविडेंस के रूप में नहीं कंसिडर किया जा सकता। वहाँ पर ये हमें मिलता है कि क्वीन गंधारी जो कि धृतराष्ट्र की वाइफ थी, उन्होंने 100 ब्रदर्स को जो है जन्म दिया था, कहाँ पर, हस्तिनापुर में। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 जो है तरीके के लोकेशन मिलती है, एक मिलती है द्रौपदी और एक मिलती है करण घाट, द्रौपदी घाट और एक करण घाट हमें देखने को मिलती है। पुरानास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पुरानास के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलता है कि ये जो है कैपिटल रह चुका है एम्परर भारत का, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि किंग संप्रति जो है, जो कि इसको हम कहते हैं सम्राट संप्रति, जो कि ग्रैंडसन थे मौर्यन एम्पायर के अशोका, मतलब आपको पता है अशोका कौन थे, तो अशोका के ग्रैंडसन कंसिडर किए जाते हैं किंग संप्रति, जो कि सम्राट संप्रति भी उनको कहा जाता है। तो वो भी यहीं पर थे। कैसे पता चलता है, हमें जो है एग्जीबिशन से पता चलता है, बीबी लाल का एग्जीबिशन में हमें पेंटेड ग्रेवियर पोट्री मिलती है, ठीक है। और ऐसा माना जा सकता है कि जो है आर्यंस जो है ये अपर गंगा जो अपर गंगा वाला एरिया है यहाँ पर जो है रहते होंगे। अब एनी अकबरी की बात समझी जाए तो हस्तिनापुर जो है एक परगना था दिल्ली सरकार के अंदर, और इसने जो है 44,66,904 डैम्स जो है कंट्रीब्यूट किए थे किसको, इंपीरियल ट्रेजरी को, और 300 इन्फेंट्री और 10 कैवलरी ट्रूपर्स जो है डेडिकेट किए थे, किसने, हस्तिनापुर ने, ठीक है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं और ज़्यादा क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री जुड़ी हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर भी, आपको मैंने बताया था। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस किए थे। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री कहीं भी आ जाती है, किस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट होती है। तो अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि अशोका का आपको पता है एम्पायर बहुत बड़ा था, भले ही वो पाटली पुत्र से रूल करते थे, बट उनका पूरा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल फैला हुआ था। अब दूसरी बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि 1966 में अशोकन रॉक एडिक्ट देखने को मिलता है कालका जी के पास, कालका जी टेम्पल के पास मिलता है हमें। ठीक है, वहाँ पर साउथ दिल्ली के अंदर हमको मिलता है, ऑफ कोर्स ही बात है। और यहाँ पर जो है ये जो मिलता है इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब अशोका का जो रॉक एडिक्ट है मतलब हर जगह जो है अशोक द्वारा जो है फैलाया गया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है बहुत बार ट्रांसप्लेस भी हुआ है, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो देखिए हमको पता चलता है कि जो दिल्ली मेरठ पिल्लर है, जिसको हम दिल्ली मेरठ पिल्लर कहते हैं, जो है वो शिफ्ट किया गया था मेरठ से दिल्ली में। ठीक है, बाय फिरोज शाह तुगलक, और एक ऐसी हंटिक लोकेशन पे उसको लगाया गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि एक जो मेहरौली आयरन पिल्लर है, जो कि आज के टाइम पे आप देखोगे कुतुब कॉम्प्लेक्स जाओगे तो वहाँ पर आपको मेहरौली आयरन पिल्लर देखने को मिलता है। तो हमको लगता है कि उस टाइम पे गुप्तास के पास एक टेक्नोलॉजी थी जो कि क्या कहते हैं, जिससे आयरन पिल्लर जो है रस्ट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि आयरन पिल्लर कितना जो है स्ट्रॉन्ग है, मतलब किस तरीके से बनाया गया है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है कि वो रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता पीरियड के बाद हमको देखने को मिलता है पोस्ट गुप्ता पीरियड आया। ठीक है, उस टाइम पर छोटे छोटे हिस्सों में जो है मतलब पूरे राष्ट्र जो है वो बढ़ गए थे, नेशन, मतलब देखिए उस टाइम पर नेशन का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा छोटा हुआ करता था, मतलब अलग अलग स्टेट जो है वो बढ़ चुके थे। अब वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि हर्ष जो रूलर थे उन्होंने जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश की पावर को, लेकिन फिर क्या होने लग गया कि अचानक से आपको पता है राजपूत स्टेट्स जो है क्या कहते हैं लड़ने लग गए हैं। आपको पता है वहाँ पर आपको मतलब हर्ष के बाद जो है राजपूत स्टेट्स जो है उसमें बढ़ गया था पूरा का पूरा, और 3 डायनेस्टीज वहाँ पर थी, एक प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास। ठीक है, और यहाँ पर कन्नौज के अंदर ये लोग फाइट करते रहते थे कि कन्नौज किसको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था। अब तोमार जो थे, तोमार रूलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर रूल करते थे। उन्होंने जो है आनंगपाल तोमार द्वारा दिल्ली का हमें मेंशन मिलता है। तो रूलर वो थे, प्रतिहारास के अंदर रूल करते थे, और उन्होंने जो है 11वीं सेंचुरी आने आने तक के उन्होंने जो है अपनी खुद की ऑटोनॉमी बसा ली थी। और इसलिए उन्होंने जो है कैपिटल कहाँ से शिफ्ट कर दिया, सूरजकुंड से कैपिटल उन्होंने लालकोट में शिफ्ट कर दिया। अब देखिए लालकोट मैंने आपको बताया आज के टाइम पे जहाँ पर कुतुब कॉम्प्लेक्स है वही लालकोट का एरिया था। अब देखिए होता क्या है कि तोमार्स का जो है क्या कहते हैं लड़ाई होती है अजमेर के जो नेबर्स होते हैं चौहान के साथ, और किला राय पिथौरा जो है क्या कहते हैं किला राय पिथौरा जो है वो बनाया जाता है। तोमार्स और चौहान के बीच में लड़ाई होती है। आपको पता है विग्रहराज चौहान जो है वो मतलब तोमार्स को हरा देते हैं, चौहान डिनेस्टी को फाउंड करते हैं, और फिर उनके ग्रैंडसन आते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो हमने सब डिस्कस कर चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पिल्लर था मेहरौली का आयरन पिल्लर था, जिसके अंदर आज हम मेहरौली आयरन पिल्लर कहते हैं, वो जो था गुप्ता के टाइम का पीरियड था, और इसमें जो है क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन थी जो कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है ट्रांसलेट की गई थी। अब बात करते हैं लालकोट के बारे में। लालकोट का एरिया आपको आज कहीं नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। आप बस जब जाओगे कुतुब कॉम्प्लेक्स में तो आपको आसपास जो है दीवारें देखने को मिलेगी जो कि लालकोट की हुआ करती होगी। इसको ओरिजिनल रेड फोर्ट हुआ करता था। ये जो है आनंगपाल तोमार द्वारा फाउंड किया गया था 1160 AD में, 11वीं सेंचुरी में। और इसका सबसे अर्लीस्ट मेंशन अगर हमको देखने को मिलता है तो वो राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, चमन सोमेश्वर द्वारा जो है हमको देखने को मिलता है चमन सोमेश्वर विक्रम संवत 1226 AD में मेंशन करते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लालकोट का वो सबसे पहले जो है मेंशन यहाँ पर करते हैं। तो ये मेंशन करते हैं कि जो दिल्ली का है, दिल्ली का पहले देखिए आपको पता है दिल्ली का नाम जो है ना दिल्ली नहीं था, दिल्ली का था। फिर एक टाइम पे दिल्ली हुआ, फिर दिल्ली हुआ, और फिर दिल्ली हुआ। ठीक है, आज का टाइम का जो है तो थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ इसमें। तो सबसे पहले दिल्ली का मेंशन करते हैं कि विग्रहराज चौहान जो है वो जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। विग्रहराज चौहान के मैंने आपको बताया ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान जो है क्या कहते हैं रूलर बन जाते हैं, किला राय पिथौरा का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। अब किला राय पिथौरा का नाम भी हमें कब मिलता है, एन अकबरी में मिलता है, बहुत बाद में जाकर मिलता है। ठीक है, अभी वो हमारे समझने की बात नहीं है, अभी आगे इतना समझ लेते हैं। देखिए लालकोट जो है, लालकोट में एग्जीबिशन 1957 1961 में किए गए, फिर 1991 1995 में किए गए BR मनी द्वारा। और यहाँ पर कुछ स्टोन्स और बीट्स हमको देखने को मिलती है। भूपिंदर सिंह दो हिस्सों में बांटती है मतलब लालकोट में, क्योंकि देखिए एग्जीबिशन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग रह चुके हैं। तो एक तो राजपूत फेस था, ठीक है, जब मतलब प्रतिहारा रूल कर रहे थे, जो हमको देखने को मिलता है जहाँ पर तोमार डायनेस्टी थी। और एक हमको सल्तनत फेज मिलता है, क्योंकि वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, फिर इल्तुतमिश आए, फिर सब कंटिन्यू चलते रहा। तो वो सल्तनत फेज अलग था और राजपूत फेज अलग था।
और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एन.ए. अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है उस 16th सेंचुरी में, उसमें पहली बार जो है मेंशन मिलता है हमें किला राय पिथौरा का। ठीक है, राय पिथौरा का मतलब होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको राय पिथौरा नाम से जाना जाता था, और किला मतलब फोर्ट होता है, तो उनका फोर्ट है इसलिए उनको किला राय पिथौरा कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग जो ओपिनियंस है वो अलग अलग है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये बताते हैं कि किला राय पिथौरा अलग है और लालकोट अलग है। कैथरीन बी एशर बताती है कि किला राय पिथौरा जो है सिटी है और लालकोट सिटाडेल है। और किला राय पिथौरा के मतलब वो बताती है किला राय पिथौरा के कंपैरिजन में जो सिटाडेल है वो 2 गुना है। तो देखिए मतलब समझिए कि जो सिटी होती है, ये देखिए, ये समझिए ये जो है ये सिटी हो गई, और जो सिटाडेल जो रेस्ट एरिया होता है उसको हम सिटाडेल कहते हैं, तो वो सिटाडेल है लालकोट, ऐसा बताने की कोशिश करती है। और उपिंदर सिंह भी यही बताती है कि किला राय पिथौरा जो है, किला राय पिथौरा जो है वो क्या है, लालकोट से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ये सिटी है, ठीक है, ये वाली पूरी सिटी है, तो सिटी जो है एरिया वो बड़ा रहेगा ना, और सिटाडेल का जो एरिया है वो कम रहेगा। तो किला राय पिथौरा सिटी है ऐसा बोला जाता है, और लालकोट जो है वो सिटाडेल है। लेकिन इसमें भी अलग अलग ओपिनियन है, अलेक्जेंडर कनिंघम के, कैथरीन बी एशर के और उपिंदर सिंह के। ठीक है, इसके बारे में आप तीनों ओपिनियन मेंशन कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं मेहरौली आयरन पिलर की। तो मेहरौली आयरन पिलर की हमको क्या बात करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेहरौली आयरन पिलर जो है आज के टाइम पे कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन क्या वो पहले से वहीं पर था, नहीं था। उसका पहले हम डायमेंशन बात कर लेते हैं। डायमेंशन की बात की जाए तो वो 23 फीट और 8 इंच लंबा, 8 इंच जो है हाई है। ठीक है, सोचिए 23 फीट 8 इंच हाई। ठीक है, और उसका डायमीटर मतलब बेस में कैसा है, अगर मैंने आपने फोटो नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसा है आयरन पिलर। तो ये आयरन पिलर जो है इसका मतलब बेस जो है वो क्या कहते हैं, पहले ऊपर नीचे से मतलब देखिए थोड़ा सा चौड़ा है, ऊपर जाते थे थोड़ा सा जो है श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कुतुब मीनार के सामने ही दिखेगा मेहरौली का जो है आयरन पिलर। और उसके अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि नीचे से जो है इसका बेस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, नीचे से जो है आपका सॉरी नीचे से जो है हाँ 40 है आपका डायमीटर है, और उसके बाद ऊपर जाते थे जो डायमीटर है आपका 30 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, और ये इन्वर्टेड लोटस कैपिटल है, मतलब इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो मतलब देखिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये देखिए ये जो है कुछ इस तरीके से मतलब नीचे से थोड़ा चौड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग सिर्फ ये सिर्फ 20 इंच अंदर है, जो अंदर है ना, ये जितना मतलब इसका जो हिस्सा है 20 इंच ही अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखाई गई है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो बताया जाता है कि एक किंग है चंद्र, जिन्होंने जो है क्या कहते हैं इसे विष्णुपद हिल पे बनाया था। अब देखिए विष्णुपद हिल का हमें आज तक पता नहीं चलता है कहाँ पर है, लेकिन चंद्र के बारे में भी हमको नहीं पता चलता। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, फिर चंद्रगुप्ता डायनेस्टी में भी चंद्र थे, दो दो चंद्र थे, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि चंद्र कौन से वाले चंद्र। लेकिन फिर हम सोच लेते हैं कि चलो एक चंद्र, अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस है, लेकिन हम मान लेते चलो ये वाला जो चंद्रगुप्त थे गुप्त डायनेस्टी के, उन्होंने इसको बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे समझते हैं कि ये जो आयरन पिलर है अभी तक रस्ट नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अभी तक ये रस्ट नहीं हुआ। क्यों रस्ट नहीं हुआ, कोई इसमें मतलब जादू वादू नहीं है एक्चुअली। अभी जो साइंस ने डिस्कवर किया है कि बता दूँ मैं आपको कि आयरन पिलर इसलिए रस्ट नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पर जो आयरन मिलाने की जो प्रोसेस होती थी उसमें फॉस्फोरस कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। अब आपको पता है आज के टाइम पे आप गैल्वेनाइजेशन पढ़ते हो, अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ते हो, तो उसके चलते क्या होता है कि जो आयरन कंटेंट ज़्यादा होने, आयरन में अगर फॉस्फोरस कंटेंट है तो उससे एक लेयर बन जाती है, और लेयर बनने के कारण वो रस्ट नहीं होता। अब देखिए कंक्लूजन की बात करें तो हमने इंद्रप्रस्थ के बारे में समझा, तिलपट के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी हमको ये क्लियर नहीं हो पाया अभी तक कि इंद्रप्रस्थ जो है एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, ये मिथिकल सिटी है या फिर लेजेंड्स में है, या फिर यहाँ एग्जिस्ट होता था या नहीं होता था। अभी एग्जीबिशन चल रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी ऐसा इसको नाम जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से दिया गया है, और ये पुराना किला से एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पर एग्जीबिशन जो है चलते रहते हैं। अब इसके आगे जो है हम सल्तनत डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लिया इंद्रप्रस्थ, लालकोट, किला राय पिथौरा। अब डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आनंगपाल तोमार द्वारा जो है फाउंड किया गया था दिल्ली को। और ऐसे एक्चुअली दो कन्फ्यूजन है कि देखिए एक आनंगपाल तोमार 1 थे और एक आनंगपाल तोमार 2 थे। एक ने 8th सेंचुरी में रूल किया था और एक ने 11th सेंचुरी में रूल किया था। बट अभी तक हम समझ नहीं पाया है कि किसने जो है आनंगपाल आनंगपुर फोर्ट का जो है कंस्ट्रक्शन किया है। तो शायद अहमद खान बोलते हैं कि आनंगपाल 1 ने किया होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं आनंगपाल 2 ने किया होगा। ठीक है, नॉट एन इशू। दूसरी बात करते हैं दिल्ली की कुना की जो मस्जिद जामी है, जो कि दिल्ली की फर्स्ट कांग्रेगेशनल मॉस्क थी, ये जो है किला राय पिथौरा की जगह पे बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें 13 गेट, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो एरिया था किला राय पिथौरा का उसमें 13 गेट बना दिए गए थे, और जो एंट्रेंस गेट था उसका नाम था बदाऊं। ठीक है, और
इस मस्जिद में जो है 27 टेम्पल से जो है क्या कहते हैं मटेरियल लिया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क नाम से भी इसे जाना जाता है, और एक्चुअली में इसे कुव्वतुल इस्लाम मतलब माइट ऑफ इस्लाम, लेकिन इसका एक्चुअल नाम जो है माइट ऑफ इस्लाम नहीं था, इसका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क नाम था, मतलब कि सेंचुरी ऑफ इस्लाम या फिर एक्सिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। उस टाइम पर जो है दिल्ली को शहर नाम से जाना जाता था, और दिल्ली को कुतुब दिल्ली भी कहा जाता था, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पर जो है शहर का कॉन्सेप्ट मतलब ये था कि अर्बन सिटी, और अर्बन सिटी जो है दिल्ली में फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है हमको अर्बन सिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, जो कि सुल्तान द्वारा लाया गया था। तारीख अलाई में अमीर खुसरो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है एक इतना ऊंचा मीनार बनाना चाहते थे जामा मस्जिद मतलब मस्जिद के पास, कि इससे ज़्यादा जो है वो बड़ा ना हो सके। पहले अलाई मीनार की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने आपको अलाई मीनार का ऑलरेडी फोटो दिखाया था कि जो कुतुब मीनार है उसे 2 गुना ऊंचा बनाना चाहते थे, लेकिन वो बना नहीं पाए, ठीक है। और वो बना नहीं पाए, उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो अधूरा रह गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो अलाई मीनार, मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, तो वो जो है ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, वो उनका जो बेस है उन्होंने 2 गुना बढ़ा लिया था, ताकि जो है हाइट भी 2 गुना बड़ा बन सके, लेकिन वो नहीं बना पाए, ठीक है। और उन्होंने जो अलाई दरवाजे का जो बनाया था कंस्ट्रक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अलाई मीनार आपको दिख रहा है, इसे हम अलाई मीनार कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कुतुब मीनार विजिट किया है तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है, अलाई दरवाज़ा जो है वो कि फर्स्ट डूम है इंडिया का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों आपको देखने को मिलता है। ये अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। तो आप वापस चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि तारीख अलाई में हमें एक रेफरेंस मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फोकल पॉइंट था मस्जिद जो है, पॉलिटिकल पॉइंट था, सोशल पॉइंट था, कल्चरल पॉइंट था, क्यों इम्पोर्टेंट था वो हम सब देंगे आगे चलकर और डिटेल में। अभी हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन 3 स्टेजेस में हुआ था। पहले स्टेज में तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सिर्फ एक रेक्टेंगुलर एरिया बना दिया गया था, क्योंकि नमाज के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसे उतना बना दिया गया था 1192 से 96 के बीच में, ठीक है। बाद में जाकर 1199 में जो है ऐसा माना जाता है कि ह्यूज आर्क स्कीम जो है वो जो है बनाई गई थी, और वहाँ पर कूफी नक्श के स्क्रिप्ट का काम किया गया था, कुरान से जो है कैलीग्राफी करी गई थी, और फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न का यूज़ किया गया था अरबिक के अंदर। मैंने आपको फोटोज दिखाई थी ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि हिस्ट्री को अगर आप सिर्फ ऐसा पढ़ोगे, स्पेशली आर्किटेक्चर को, तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा अनलेस एंड अनटिल आप फोटो देखते हो, ठीक है। ये देख सकते हो आप फोटो, इसमें जो है कूफी और नक्शी स्क्रिप्ट का काम किया गया है, और आपको देखने को मिलता है कि ये जो है बहुत प्यारे तरीके से फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न को यूज़ करती है। फिर चलते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। दूसरा फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मस्जिद का एरिया डबल कर दिया गया और कोर्टयार्ड साइड हुए नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में। तीसरा फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। उन्होंने मस्जिद का एरिया जितना इल्तुतमिश ने करवाया था उससे भी डबल करवा दिया, और उन्होंने अलाई मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, अलाई दरवाजे का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और जो है आपको मैंने बताया वो अधूरा रह चुका था। अलाई दरवाज़ा जो है वो फर्स्ट, मैंने आपको बताया, ऐसा जो डोम है इंडिया का, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, मार्बल्स का यूज़ किया गया है, और कुरान वर्सेस उसमें इंस्क्राइब की गई है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उस टाइम पर उनकी जो है पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल जो टकरार चल रही थी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगी। तो इसके चलते वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है प्रोटेक्टर है शरिया के, रिवाइवर है इस्लाम के, भले ही वो हो या ना हो, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, इंसान बताता कुछ और है और होता कुछ और है। तो 3 सेपरेट इंस्क्रिप्शन जो है बाहर लगाई हुई थी, उन्होंने बताई थी कि जो विजिटर्स को बताते थे कि गॉड ने उन्हें चूज़ किया है, ठीक है। ऐसा उन्हें जो विजिटर्स को बताया जा रहा था, और बताया जा रहा था कि वो मुवाहिद है, वो मुबाहिद है, और उनको ऐसा बताया जा रहा था कि वो जो है मतलब उनको जो है चूज़ किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मॉस्क के बारे में, और दूसरे चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। टोटल 7 सिटीज़ हैं। देखिए 7 में से हमने इंद्रप्रस्थ के बारे में बात कर ली है, हम ग्यासपुर, किलो खड़ी और बहुत सारी सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सीरी का जो फॉर्मेशन होता है, सीरी का फॉर्मेशन होता है मंगोल इन्वेजन के द्वारा, ठीक है। मंगोल इन्वेजन कैसा होता है आपको पता है कि 1296 के अंदर क्या होता है, मतलब उस टाइम पे 13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मंगोल इन्वेजन बढ़ चुके थे। इसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी जो है वहाँ पर लगा दी, और उसको लश्कर के रूप में उन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। और अब जो है लश्कर का आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ पर जाओगे तो, लेकिन वहाँ पर जो है कनिंघम बताते हैं कि जो आज के टाइम पर जो शाहपुर जाट है, वो हो सकता है कि वहाँ पर जो है मतलब लश्करगाह हुआ करता होगा, ठीक है। इब्न बतौता भी अपने रहला में बताते हैं कि लश्करगाह जो है वहाँ पर मौजूद था। एक और रेफरेंस हमको मिलता है अमीर हसन सिद्दी फवाइदुल फौद के बुक में से, कि वो जो कि डिसाइपल थे निज़ामुद्दीन औलिया के, वो बताते हैं कि किस तरीके से शहर और लश्करगाह के बीच में जो है डिस्टेंस बताया जाता है निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लश्करगाह है या नहीं है, उसका जो प्रेजेंस मतलब आपको सोर्सेज क्या मिलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब बात करते हैं कि और बात कर लेते हैं सीरी के बारे में। तो मंगोल इन्वेजन होने के कारण इसको डेवलप किया गया था, मैंने आपको बता दिया। बाद में जाकर पहले तो ये क्या था, एक प्लेन ग्राउंड था, इसको हम सहरा कहते हैं, ठीक है। और बाद में जाकर इसको दारुल खलीफा बना दिया गया। देखिए दारुल खलीफा मतलब जहाँ पर जो है खलीफा रह रहा हो, मतलब अपने आप को जो है अलाउद्दीन खिलजी खलीफा समझने लग गए थे, और इसलिए वो उनको दारुल खलीफा जो है बताने लग गए थे। यज़दी जो है, यज़दी एक हिस्टोरियन है 14th सेंचुरी के, वो जफरनामा में लिखते हैं कि सीरी जो है वो नॉर्थ वेस्ट है जहाँ पर आके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और कुतुब दिल्ली साउथ वेस्ट है जहाँ पर आके, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है कि यज़दी और तैमूर दोनों बताते हैं कि जो सीरी है वो सर्कुलर है। देखिए सर्कुलर है, और बाद में जाकर अत्तर अली बताते हैं कि सही है, क्योंकि ये सर्कुलर तो नहीं है एक्चुअली में, बट रेक्टेंगुलर नेचर की है, तो हो सकता है कि इसको रेक्टेंगुलर कंसिडर किया जा रहा है, इस वजह से इसको बताया जा रहा है। दूसरी सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है घियासपुर। तो घियासपुर के बारे में बात करेंगे। घियासुद्दीन बलबन द्वारा फाउंड की गई थी, ठीक है। क्यों फाउंड की गई थी? पानी जो है उसकी कमी हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और घियासपुर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पर सूफी शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी जो है जमात खाना बना दिया था, और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही थी, ठीक है। और बर्बन ने यहाँ पर बहुत सारे चेक पोस्ट लगा दिए थे अलग अलग जगह पे, ठीक है। और बर्बन के जो सक्सेसर थे मुइजुद्दीन कैकवाबाद, उन्होंने जो है फॉर्मेशन किया था, मतलब किलो खड़ी का एक नई जो है सिटी है। शहर नौ, जिसको हम किलो खड़ी भी कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम उसका यूज़ होता है। तो वो इनके द्वारा फाउंड की गई थी मुइजुद्दीन कैकवाबाद द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो है, उन्होंने जो है किलो खड़ी में ही अपना जो है पैलेस जो है बनाया था। यहाँ तक क्लियर हो गया, गियासपुर क्लियर हो गया, किलो खड़ी क्लियर हो गया, सीरी क्लियर हो गया। और अलाउद्दीन खलजी और उनके सक्सेसर जो है, मैं आपको बता दूँ, दोनों जो है, एक उन्होंने हज़ार सुतून बनाया था सीरी के बाहर, और सीरी के बाहर हज़ार सुतून बनाया था और वहीं पर रहते थे। ये हमको अकाउंट मिलता है किसका? इब्न बतूता का हमें अकाउंट मिलता है। अब तुगलकाबाद की बात की जाए, तुगलकाबाद जो है वो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था 1321 से लेकर 23 के बीच में। पॉपुलेशन बढ़ गई थी सीरी के अंदर भी, तो अब और ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है इस तरीके से प्लान किया गया कि इसके अंदर ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। आज के टाइम पे अगर आप तुगलकाबाद जाओगे, थोड़ा सा डिलेपिटेटेड कंडीशन में है, ठीक है। और उसके बाद नई सिटी जब फाउंड की गई थी फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, तो उसके बाद ये सिटी को छोड़ दिया गया था, ठीक है। फिरोजाबाद जो है फर्स्ट टाइम एक ऐसा कैपिटल बना दिया गया था जो पानी के साइड पे हो। क्यों कब से क्यों पानी की साइड नहीं बनाया जा रहा था? क्योंकि मंगोल का खतरा था, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश हो रही थी पहाड़ से, लेकिन नीचे नहीं आ पा रहे थे लोग, क्योंकि मंगोल्स का इन्वेजन का जो है डर था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फर्स्ट टाइम जो है यमुना रिवर पे फिरोजाबाद का फॉर्मेशन होता है। इसे जहान नुमा भी कहा जाता है, उन्हें वर्ल्ड डिस्प्लेयर, ठीक है। और इसमें जो एक और मैंने आपको बताया था, जो अशोका पिल्लर जो था, वो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिरोजाबाद अगर आप जाओगे, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 64 खंबा मस्जिद और कलन मस्जिद, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? खान जहान द्वारा बनाई गई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली जो है कमर्शियल मेट्रोपोलिस किस तरीके से बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर पानी था, तो पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, फ्लरिश होते गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मंगोल के इन्वेजन के कारण, अब सोचोगे आप, मंगोल के इन्वेजन के कारण दिल्ली कैसे कमर्शियल मेट्रोपोलिस बन गई? तो देखिए होता क्या है कि चेंगिस खान जो कि एक टेमूर सॉरी चेंगिस खान जो कि एक टेंगरिस्ट था, ठीक है, और मतलब बहुत बारबरिक होते हैं, क्रूड होते हैं, वो लोग जो है वो अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद बहुत सारी जगह पे वो लोग अटैक कर रहे थे, अरेबिया में, इस्फहान में, हर जगह पे। तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो है, नोटेबल लोग, नोटेबल पर्सनैलिटीज, आर्किटेक्ट्स, और साथ साथ बहुत सारे म्यूजिशियन, सब लोग जो है यहाँ पर आने लग गए थे। और यहाँ पर आकर जो है वो जो है ज्वाइन करते थे, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर आकर रिफ्यूज लेते थे। इल्तुतमिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ, और इन्फ्लक्स होने के कारण, पॉपुलेशन के इन्फ्लक्स होने के कारण, और बहुत नोटेबल आर्किटेक्ट्स भी आते थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन आते थे, तो वो लोग सब आकर जो है यहाँ पर आके रिफ्यूज लेने लग गए। अब देखने को मिलता है हमें कि जुज़ानी भी इस बारे में बताते हैं, तबकाते जुज़ानी बताते हैं तबकाते नासरी में। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है इस्लामी के अकाउंट में भी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। देखिए जुज़ानी और ज़ियाउद्दीन बर्नी दोनों के द्वारा जो है तबकात नासरी लिखी गई थी, उसमें हमको इसका अकाउंट मिलता है। हर जगह आप अगर एग्जाम में सोर्सेज मेंशन करते जाओगे, अगर हाईलाइट कर करके, तो और ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने की चांसेस है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अब ग्रोथ किस तरीके से हुआ दिल्ली का एज मिलिट्री इनकैम्पमेंट। अभी तो हमने कमर्शियल मेट्रोपोलिस की बात की थी, कमर्शियल मेट्रोपोलिस किस तरीके से ग्रो हुआ, तो आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग नोटेबल पर्सनैलिटी आने लग गए दिल्ली में, इस वजह से हुआ। और अब हम बात करेंगे मिलिट्री इनकैम्पमेंट कैसे बना। तो देखिए मिलिट्री इनकम्बेंट बनने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो सीरी बहुत बनाया गया था, एक तुगलकाबाद बनाया गया था। सीरी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। ये नाम थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है, ईजी है। तुगलकाबाद है तो तुगलकाबाद से लिख दीजिए, ठीक है।
सिटी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। वहाँ पर उन्होंने हौज खास भी बनाया था, हौज अलाइव बनाया था, जो कुतुब दिल्ली और यज़दी के मतलब सॉरी कुतुब दिल्ली और सिटी के बीच में पड़ता था। यज़दी जो है उसको दरियाचा बोलते थे, मतलब छोटा सा रिवर की तरह है, सी की तरह है, जो पानी जो है इसमें भर जाता है। अगर आप आज भी जाकर देखोगे बहुत बड़ा है दरियाचा, उसके अंदर पानी भर जाता है, साल भर जो है पानी प्रोवाइड होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि एक इम्पॉर्टेंट वाटर का सोर्स यहाँ पर बनाया गया था। आज के टाइम पर ये हौज खास विलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद भी सीरी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं बन पाया जितना कुतुब दिल्ली इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी कमर्शियल सेंटर जो है डेवलप हो चुका था, जो कि सीरी में नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुतुब दिल्ली जो है मैंने आपको बताया वहाँ पर ग्रेन मार्केट था, ठीक है, बाजार बजज़न था, हम आगे पढ़ेंगे, और मंडी था, मंडी मतलब ग्रेन मार्केट कहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जामी मस्जिद का जो एक्सटेंशन हुआ था, आपको पता है मैंने आपको ऊपर बताया था कि 3 स्टेजेस में जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था मस्जिद जामी का। उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कंस्ट्रक्शन करवाया था वो उन्होंने उधर ही कंस्ट्रक्शन करवाया। चाहते तो वो सीरी में एक और मस्जिद बनवा सकते थे, बट उन्होंने नहीं बनवाई। इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका था कुतुब दिल्ली, ठीक है। सीरी को बाद में उन्होंने दारुल खलीफा जो है डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और किलो खड़ी को जो है शहर नौ के नाम से जाना जाने लग गया, ठीक है। इब्न बतौता बताते हैं कि इब्न बतौता बताते हैं अपने अकाउंट में कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सुकून बनाया था, कहाँ पर सीरी के बाहर, और वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी रहते थे, और बाद में उनके सक्सेसर कुतुबुद्दीन मुबारक भी वहीं रहते थे। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ ये चीज़। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने सोचा कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कि देखिए ये सीरी है, ये कुतुब दिल्ली है। उन्होंने सोचा कि मैं एक जहाँ पनाह बनाऊँ जो कि इन सर मतलब कुछ बनाना नहीं है, मतलब सिर्फ वॉल्स बनानी है जिससे जो है सीरी और कुतुब दिल्ली दोनों जो है इन सर्कल हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बनाने का सोचा था, बट वो इनकम्प्लीट रह गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सीरी को जो है लिंक करने की कोशिश की थी कुतुब दिल्ली के साथ जहाँ पनाह के द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे समझते हैं क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट से, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी, वो है आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स। आज के टाइम पे भी अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स घूमने गए होंगे, अगर आपको जाना है तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए सोशो रिलीजियस कल्चरल पॉलिटिकल कमर्शियल सब सिग्निफिकेंस उसकी आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद जामी है जिसको कुतुब मॉस्क भी कहते हैं, जो दिल्ली की फर्स्ट मस्जिद थी। अलाई मीनार आपको देखने को मिलेगा, अलाई दरवाज़ा देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार देखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मस्जिद जामी में क्या होता था, नमाजें तो होती थी डेफिनेटली, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी होते थे, जैसे कि आज के टाइम पे आपको पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिलेंगे। ग्रेन मार्केट, बाजार बजूजन, क्लोथ मार्केट जिसको हम कहते हैं, और ग्रेन मार्केट को हम मंडी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि साइड ऑफ कम्युनिटी सोशलाइजेशन, सब लोग जो है कम्युनिटी मतलब यहाँ पर मिलते थे जुलते थे, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन का पॉइंट बन चुका था। इसके बाद इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ठीक है। इसकी इंस्पिरेशन जो है मतलब ये जो मिनरेट की इंस्पिरेशन है, कुतुब मीनार की बात कर रही हूँ मैं। कुतुब मीनार का जो इंस्पिरेशन है वो आई क्लोराइड मिनरेट ख्वाजा सिया पोस्ट सिस्तान से, ठीक है। तो ये जो है ये भी कुतुब मीनार किसके बाजू में, मस्जिद जामी के बाजू में है। तो इसका जो इंस्पिरेशन है ये हमको वहाँ से देखने को मिलता है। और कुतुब मीनार जो है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, और उसमें कुरानिक इंस्क्रिप्शन बनाई गई है। ये इस्लाम का शेडो बताता है कि इस्लाम रूल जो है इंडिया में स्टैब्लिश हो चुका है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको मदीना बताया गया है। मदीना मतलब जहाँ से अजान दी जाती है, ठीक है। लेकिन सर सैयद अहमद खान बोलते हैं कि ये सब मदीने नहीं हो सकता, ये ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, बट अलग अलग ओपिनियन है इसके बारे में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि ये मस्जिद जो है वो क्या है। तो देखिए अगर हम देखते हैं सुनील कुमार के बारे में, तो मस्जिद वो बताते हैं कि एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं जो प्लंडर करा गया मटेरियल को। अब देखिए पहले के टाइम पर यही होता था, अगर आप देखोगे कि एक जो डायनेस्टी थी दूसरी डायनेस्टी पर अटैक करती थी, उसका मटेरियल पूरा जो है छीन दिया करती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो इट्स वेरी कॉमन, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन सुनील कुमार जो है उसको बताते हैं कि एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। सैयद अहमद खान, कनिंघम और पेज का मानना यह है कि प्लंडर मटेरियल को यूज़ करके ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम रूल का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमको मिलता है मिकाइल विस्टर का, मोहम्मद मुजीब का, एवीएम हुसैन का। वो बताते हैं कि इस्लामिक इंस्पिरेशन ली गई और इंडिजिनस क्राफ्टमैनशिप का यूज़ किया गया। मतलब जो इंडिजिनस पीपल थे, जो इंडिजिनस हिंदू पीपल थे, उनके साथ वर्कर्स को लेकर नहीं आए थे वो, उन्होंने मस्जिद बनवाई। तो ऑफकोर्स बात है इसमें सेकुलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा वो कहने की बात कर रहे हैं। एंथोनी वेल्च का अलग मानना है, थोड़ा सा कम्युनल इफेक्ट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कुतुब मीनार की एक दारुल इस्लाम के रूप में जो है एस्टैब्लिश हो चुका है। क्या चीज़? इंडिया दारुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। उसके बाद एक पर्शियन क्रोनिकल है,
क्रोनिकलर है फ़ख्र फ़ख्र ए मुदब्बिर, ठीक है। वो क्या लिखते हैं, वो कुतुबुद्दीन के बारे में लिखते हैं। एक्चुअली ऐसा बताया जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब कुतुब मीनार बनाया गया है उससे कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फेवरेट मिलिट्री स्लेव थे तो स्लेव ही, लेकिन फेवरेट थे मुइज़ुद्दीन गोरी के। और इसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनके लिए जो इनका जो डोमिनेंस है वो वहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हो। मिन्हाज सिराज बताते हैं कि कुतुबुद्दीन को वो क्या बोलते हैं, अमीरुल उमारा बताने की कोशिश करते हैं। तो मस्जिद जामी का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक कि हम बात करें मुस्लिम रूल के इस्टेब्लिशमेंट की इंडिया में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि डिफरेंट अलग अलग पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिलते हैं हिस्टोरियन के इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के सेक्रेट ऑरा की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मस्जिद जामी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद हम बात करेंगे निज़ामुद्दीन और चिश्ती की जो दरगाह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि सूफियार सेंट थे। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मतलब सेंचुरी ऑफ इस्लाम होता है। तो सेंचुरी ऑफ इस्लाम के रूप में अगर हम देखें तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि ये पहले इसका नाम जो है मिन्हाज सिराज ने कुव्वतुल इस्लाम यूज़ किया था, लेकिन बाद में जाकर वो चेंज हो गया कुव्वतुल इस्लाम मतलब माइट ऑफ इस्लाम में, ठीक है। तो ये जो है चेंज जो है इस तरीके से आने को देखने को मिलता है। अब आ गए हम कंक्लूजन पे। तो 13वीं सेंचुरी के अंदर जो हमको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ये बताता है कि किस तरीके से जो है दिल्ली की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही थी, और अर्बन सेंटर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ट्स हमको देखने को मिलता है, जैसे कि कुतुब मीनार, और जो इल्तुतमिश की जो अनफिनिश्ड टॉम है वो भी देखने को मिलती है, और अलाई दरवाज़ा भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है हिस्ट्री 16-17 सेंचुरी दिल्ली। इसमें बेसिकली हम मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम सल्तनत के बारे में पढ़कर आ चुके हैं, मैंने आपको 2 यूनिट में समझा दिया। एक हमने एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ा, एक हमने सल्तनत का पढ़ा, और अब जो है मुगल्स का पढ़ रहे हैं। मुगल्स का जो टाइम पीरियड है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक दे देती हूँ आपको, भदसा करके आप याद कर लीजिए। भदसा यानी इसमें बाबर आएगा, ठीक है, हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, और औरंगजेब आएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बीच में जो है आपको पता है थोड़ा टाइम के लिए सूर डायनेस्टी भी आ जाती है, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के बीच में आपको पता है शेरशाह सूरी आ जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। हुमायूं द्वारा सबसे पहले तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हमारा जो है कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में जो है दिल्ली में जिसने कंस्ट्रक्शन करवाया उसमें जो है हुमायूं का नाम यहाँ पर आता है। तो उन्होंने खुद की सिटी जो है दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाई, जिसका नाम था जहां पनाह, ठीक है। जहां पनाह मतलब जहां से रिफ्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड। और उन्होंने पुराना किला का कंस्ट्रक्शन करवाया, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेबल है। मतलब वहाँ पर जो है इंद्रप्रस्थ की साइड पर उन्होंने करवाया है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि एन अकबरी में हमें ऐसा मेंशन मिलता है, ठीक है। तो पुराना किला का जो साइट है हम मानते हैं कि इंद्रपट का साइट हो सकता है, इसलिए पुराना किला में हम एग्जीबिशंस करते रहते हैं। पुराना किला को उन्होंने जो है क्या कहते हैं, मतलब पुराना किला को जो कंप्लीट मतलब शेरशाह ने भी बनाया है और हुमायूं ने भी बनाया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हुमायूं का टॉम आपको पता है, अगर आपने विजिट किया होगा दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हुमायूं का टॉम से ही जो है इंस्पिरेशन मिलती है ताजमहल को। तो ताजमहल कुछ नहीं है, हुमायूं का टॉम ही है, बस उसमें मार्बल लगाया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम आपको कॉपी दिखेगी, सिमेट्रिकल मोटिव्स दिखेंगे, और बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन दिखेगा। हुमायूं का टॉम ऐसा माना जाता है, देखिए श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता दूं, आप हर जगह शायद लगा सकते हैं कि शायद, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रॉपर इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, कि ऐसा माना जा सकता है कि हुमायूं का टॉम क्वीन ने बनाया था, ठीक है। क्योंकि अकबर तो जब छोटे थे, जब हुमायूं की डेथ हो जाती है, आपको पता है, तो क्वीन ने बनाया हो सकता है, ऐसा जो है मान सकते हैं। अब बात करते हैं मॉस्क की। तो मॉस्क भी आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर 1539 से 1545, जैसे कि आपको पता है 1526 में बाबर जो है इंडिया में आते हैं, ठीक है। मुगल डायनेस्टी का पीरियड आपको पता होगा। 1526 में बाबर जो है इंडिया में आते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हुमायूं का पीरियड था, लेकिन फिर उनको ओवरथ्रो करते हैं कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी 1539 से 45 के बीच में एक क्या करते हैं, सिटी बनाते हैं दीन पनाह और फिरोजाबाद के बीच में, ठीक है, एक सिटी बनाते हैं। और ये सिटी जो है क्या कहते हैं, आपको पता है इन्होंने जो है क्या कहते हैं रोड भी बनवाया था, और इसमें इन्होंने जो है पुराना किला में भी कंस्ट्रक्शन करवाया था, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका काम ये था कि इनका रोड का कंस्ट्रक्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट था, और इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें बना ली, ठीक है। इन्होंने लाल दरवाजे का भी कंस्ट्रक्शन किया। लाल दरवाज़ा जो है एक मतलब नॉर्थ गेट है, और एक साउथ गेट उसके अपोजिट है, मतलब दोनों जो है गेट आपको देखने को मिल जाएंगे सिमेट्रिकली। पुराना किला में 2 हिस्से हैं, एक है मस्जिद, ठीक है, और मस्जिद मतलब जो कि क्या कहते हैं सुल्तान और मुगल देखिए सुल्तान के टाइम पे मस्जिद मस्जिद थी, मुगल्स के टाइम पे मस्जिद थी। दोनों के मस्जिद के आर्किटेक्चर आपको थोड़ा सिमिलर दिखता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर मंडल की बात करें तो शेर मंडल शेर शाह द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल, आप पुराना किला जाते हो तो आपको वही देखने को मिलेगा।
लेकिन शेरशाह के डेथ होने के बाद, क्योंकि देखिए 1539 से मतलब जब शेरशाह की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हुमायूं आ जाते हैं। हुमायूं जो है कैप्चर कर लेते हैं शेर मंडल को, वहीं पर जो है वो फिर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हुमायूं गार्डन टॉम की। तो देखिए गार्डन्स का जो फॉर्मूला है ना, ये मुगल्स के टाइम पर आया। सल्तनत टाइम पे आप देखोगे सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो चार बाग ट्रेडिशन होता है, मतलब चारों तरफ गार्डन है, बीच में नहरें बह रही है, और ये जो ब्यूटीफुल आपको जो आगरा में भी देखने को मिलता है ताजमहल में, चाहे आप पुराना किला जाओ, तो ये सब चीज़ें जो है मुगल्स के टाइम पे शुरू हुई। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का तो एम्प्लॉयमेंट किया ही गया, साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से लिया गया। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, बुखारा और हेरात नाम के आर्ट एंड कल्चर्स के लिए बहुत फेमस सेंटर्स हुआ करते थे, और वहीं से जो है क्या कहते हैं ताजमहल का इंस्पिरेशन हुआ। हुमायूं का जो गार्डन टॉम है, अगर हम बात करें तो उसके आर्किटेक्ट कौन है, मिराक मिर्जा गियास। ठीक है, वो एक ईरानियन डिसेंट से है, मतलब ईरान से आते हैं वो, और क्या कहते हैं उन्होंने जो है बुखारा और हेरात में भी काम किया हुआ है। तो उनका जो है क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन, सोचिए आप कितना अच्छा है। हुमायूं टूम को हम परफेक्ट टूम कह सकते हैं, क्योंकि हुमायूं टूम जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है परफेक्टली कार्व्ड है, बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, और बहुत ज़्यादा उसका जो है ब्यूटीफुल वेल प्रोपोर्शन ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं। आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ परफेक्ट डूम। देखिए फर्स्ट डूम जो था वो कौन सा था, अलाई दरवाज़ा का जो अलाई डूम था, ठीक है, अलाई दरवाज़ा फर्स्ट डूम था, और हुमायूं डूम तक आने जाने तक परफेक्शन आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रक्चर पे एम्फोसाइज किया गया है, सिमेट्री पे एम्फोसाइज किया गया है। जैसे कि आप ताजमहल को देखते हो, आगे से देखो पीछे से देखो सिमेट्रिकल बनाया गया है ना, तो वैसा ही है। साथ साथ यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 6 पॉइंटेड स्टार का यूज़ किया गया है हर एक मेजर जगह पे, गेट पे। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 6 पॉइंटेड स्टार का अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं 6 पॉइंटेड स्टार के, तो अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब उसके बाद जो है पीपल वहाँ पर ज़ियारत करने जाने लग गए। ज़ियारत मतलब कहीं ना कहीं वो लोग सोचने लग गए ये थोड़ा सा हॉली जगह है, बिकॉज लोगों को थोड़ा सा क्योंकि हुमायूं की तरफ लोगों की जो है कहीं ना कहीं एक भावना जुड़ी हुई थी, इसलिए जो है क्या कहते हैं उनके टॉम पे लोग ज़ियारत करने भी जाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी और शाहजहानाबाद। शाहजहां के बात के बारे में बात करेंगे तो शाहजहानाबाद आपको पता है बहुत अच्छे से कि शाहजहां के टाइम पे बनाया गया होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। ये सबसे बड़ी सिटी थी, आपको इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, आप खुश हो जाओगे। आज के टाइम पे जितना दिल्ली है ना, ऑलमोस्ट शाहजहानाबाद है। ठीक है, देखिए आज आपको पता होगा जितने भी अकबर, जैसे कि बीच में कौन आया, हुमायूं के बाद आया अकबर। ठीक है, अकबर के बाद आया जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद आया शाहजहां। तो अकबर ने मोस्टली जो है दिल्ली में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया है, ज़्यादातर उन्होंने जो है आगरा को चूज़ किया है। ठीक है, इसलिए आगरा का फोर्ट और वो सब चीज़ें, यहाँ पर शाहजहां ने जो है दिल्ली को भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया। उन्होंने हर चीज़ जितनी भी अकबर ने बनवाई थी ना, उसको उन्होंने मार्बल से बनवाया। ठीक है, तो शाहजहानाबाद का उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, शाहजहानाबाद एक सिटी उन्होंने प्लान की, और उनको इसका इंस्पिरेशन मिलता है इस्फहान से। इस्फहान जो है सफाविद का कैपिटल था, और ये शाह अब्बास द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था, जो कि एक सफाविद रूलर थे। तो उन्होंने वहां से इंस्पिरेशन लिया और कहा मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा। अब उन्होंने जो है बोला, सब लोगों को कोर्ट में बोला कि आप बताइए मैं कहाँ पर बनाऊँ। ठीक है, और रोज़ वो मीटिंग करते थे, उनको बहुत पसंद था, आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा फैन थे वो, तो उनको जो है बोलते थे कि मुझे कहाँ बनाना है बताइए। तो उन्होंने ऐसी जगह चूज़ की जो बिल्कुल सही हो, जहाँ पर ज़्यादा ना एल्यूवियल मतलब सॉइल ज़्यादा बहती ना हो, ज़मीन क्या कहते हैं बिल्कुल ऐसी ना हो जहाँ अर्थ के को आ जाए, स्लाइड आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए, ऐसा उन्होंने जगह जो है चूज़ की। शाहजहानाबाद का कितना बड़ा आर्किटेक्चर अगर मैं आपको बताऊं, तो आज के टाइम पर आकर आप दिल्ली के अंदर जैसे कि आप जो जामा मस्जिद देखते हैं, आप जो लाल किला देखते हैं, लाल किला आज के टाइम पे लाल किला उसको किला मुबारक कहा जाता था। ठीक है, लाल किला यानी रेड फोर्ट जिसपे जो है झंडा फहराया जाता है, उसको किला मुबारक कहा जाता था। वहां पर जो है क्या कहते हैं शाहजहां जो है वो रहते थे। पैलेस फोर्ट्रेस थे, उसको 9 साल लगे कंप्लीट होने में, सोचिए 9 साल, और 32 बिल्डिंग है उसके अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर 32 बिल्डिंग है, सोचिए। तो आज के टाइम का लाल किला, आज के टाइम की जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, वो, उसके अलावा आज के टाइम पर जितने भी गेट हैं दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे डिस्ट्रक्ट भी हो चुके हैं, दिल्ली गेट नाम से जाना जाता है, लाहौरी गेट बोल दीजिए, जितने भी गेट्स हैं ये सब क्या कहते हैं सिटी के गेट्स हुआ करते थे, और ये पूरा सिटी जो है इसके अंदर आ जाता था, सोचिए। तो पूरा जो है कहीं ना कहीं आसपास से जो है कहीं ना कहीं पूरा सराउंडेड था। इसमें चांदनी चौक भी आएगा, इसमें बहुत सारे मार्केट्स भी आएंगे, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम आगे बढ़ेंगे। जो जामा मस्जिद उन्होंने बनाई थी वो लार्जेस्ट जामा मतलब लार्जेस्ट मस्जिद है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद ब्लेक बताते हैं कि ये जो है ब्लेक मतलब एक ब्लेक बताते हैं हिस्टोरियन कि ये सॉवरेन सिटी मॉडल का एग्जाम्पलर है, मतलब
कितना प्यारी तरीके से सिटी बनाई गई है, उसमें बाजार भी है, उसमें जो है पैलेस भी है, फोर्ट्रेस भी है, हर चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पावर एंड वेल्थ का भी सिंबल है। शाहजहाँ को ऑफ कोर्स ही बात है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर आएगा, एग्रीकल्चर नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, तो इसको करेक्ट कर लेना आप। उसके बाद जो है उस्ताद अहमद और उस्ताद हमीद को जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो है जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर्स को जो है जिम्मेदारी दी थी, किसकी कंस्ट्रक्शन की, शाहजहानाबाद की। और तीन सूबेदार जो है रखे गए थे उनका ध्यान रखने के लिए, एक गैरत खान, वर्दी खान और मकरमत खान। ठीक है, तीन जो है सूबेदार रखे गए थे। शाहजहानाबाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1639 से 1648 के बीच में बनाया गया। मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा बनाया गया, इतना समझ में आ गया। चांदनी चौक जो आज के टाइम पर बहुत डिटोरिएट हो चुका है, वो वैसा चांदनी चौक नहीं था। चांदनी चौक ऐसा चांदनी चौक था कि उस टाइम पर पेरिस की जो गलियां हैं, आज के टाइम पे आप पेरिस का फोटो देखते होंगे, आसपास जो है आपको जो स्ट्रीट्स दिखती होगी, तो चांदनी चौक का इंस्पिरेशन मतलब पेरिस में आने से पहले जो है चांदनी चौक जो है बन चुका था, मतलब चांदनी चौक से इंस्पिरेशन लेकर पेरिस में बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं बोलवर्ड। बोलवर्ड मतलब जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हो, ये बीच में रोड है, ठीक है, ये रोड है, रास्ते में से आप जा रहे हो, आपको यहाँ भी दुकानें दिख रही है, यहाँ भी दुकानें दिख रही है, यहाँ भी दुकानें दिख रही है, तो ये कितना मतलब ब्यूटीफुल, आज के टाइम पे बहुत डिटोरिएट हो गया। आज का चांदनी चौक मत समझिए, एक टाइम पे चांदनी चौक का जो नाम पड़ा था, चांदनी चौक का नाम कुछ इस तरीके से पड़ा था क्योंकि रोड के बीच में से नहर बहती थी, नहर फैज, और उसमें जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो पूरा जो है इलाका चांद से जो है भर जाता था, इसलिए इसका नाम चांदनी चौक रखा गया। आज के टाइम पर आप सोचो कि वाला चांदनी चौक, तो वाला चांदनी चौक नहीं, बहुत डिटोरिएट हो चुका है। दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें हिंदू इस्लामिक दोनों इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस्लामिक सिटी प्लान इसमें यूज़ किया गया है। इस्लामिक सिटी प्लान मतलब इस्लामिक का कोई सिटी प्लान नहीं होता, बट कहने का मतलब यहाँ मस्जिद का भी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मतलब दीन और दुनिया दोनों की चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने लाने की कोशिश की है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कर्मू का प्लान यानी कि जो हिंदुज़म का प्लान होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक फॉर्म मतलब एक जो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, मैं बता देती हूँ आपको। आई होप आप जो है मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। तो उसके अंदर जो है जैसे कि आप कोई चौक में जाते हो, ठीक है, तो चौक में बीच में आज आप देखोगे गांधी जी का पिलर लगा होता है, गांधी चौक, ठीक है, अलग अलग चौक होते हैं। तो कर्मू का प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अक्सर जो चौक होते हैं इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं, बीच में जो है किसी टेम्पल को बनाया जाता है। तो कर्मू का प्लान को यूज़ किया गया, लेकिन बीच में क्या टेम्पल नहीं, बीच में ऑफकोर्स ही बात है पैलेस फोर्ट्रेस को रखा गया, मतलब बीच में जो है किला मुबारक है, बीच में लाल किला है आज के टाइम का। तो और इसके बाद जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, तीनों साइड से जो है ना दीवारें हैं, सोच सकते हो आप, तीनों साइड से इसकी दीवारें हैं, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर की दीवारें बनाना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, 9 किलोमीटर की दीवारें हैं, इसमें बहुत सारे गेट्स हैं। ठीक है, गेट्स मैं आपको बता देती हूँ, लाहौरी गेट आपको देखने को मिलेगा, जो लाहौर की तरफ इशारा कर रहा है वो लाहौरी गेट। ठीक है, अजमेर की तरफ जो इशारा कर रहा है वो अजमेरी गेट। ठीक है, ये गेट समझ लीजिए। कश्मीर की तरफ जो इशारा कर रहा है वो कश्मीरी गेट। ऐसे अलग अलग जो है, अकबराबादी गेट, इसका नाम चेंज करके दिल्ली गेट कर दिया गया है। तो ऐसे सब गेट्स हुआ करते थे। अब आप गेट से क्या होता था, यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर एंट्री ली, सिटी जो है पूरी प्लान होती थी, वॉल्ड होती थी, आपने अंदर एंट्री ली, आप अंदर घुसे, ठीक है, प्रॉपर रास्ता है, प्रॉपर जो है सब चीज़ें हैं। आज के ऐसा कंजेस्टेड जो आजकल सिटी जो है बिल्कुल प्लान नहीं होती, अनप्लान ग्रो हो जाती, वैसी चीज़ें नहीं थी। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉलर गेट हिंदू लोगों के लिए भी प्रोवाइड किए गए थे, मतलब यहाँ पर सेकुलरिज्म का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। छोटे छोटे जो गेट थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ घाट थे जहाँ पर जो है हिंदू रिचुअल्स जो है मनाया करते थे, तो वो घाट को जो है जैसे कि द्रौपदी घाट, करण घाट, तो वहाँ पर उनके लिए छोटे छोटे गेट्स प्रोवाइड किए गए थे ताकि वो अपनी जो रिचुअल्स प्रैक्टिसेस को पूरा कर सके। तो यहाँ पर जो है हिंदू के लिए गेट्स प्रोवाइडेड थे। उसके बाद किला मुबारक की बात करें, तो किला मुबारक यानी आज के टाइम पर जो लाल किला है, वो उसका एरिया 124 एकड़ का था। 124 एकड़ आप सोच सकते हैं, और पैरालेलोग्राम के रूप में, ठीक है, पैरालेलोग्राम मतलब समझ सकते हो आप, कोई भी इस तरीके का फिगर होता है, मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में। पैरालेलोग्राम आपको पता है, आपने बचपन में मैथ से पढ़ा होगा। उसके अंदर इसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टोन कटर्स, मैसन्स का काम है, और इसको सिटी से सेपरेट किया गया है। देखिए बहुत ही प्यारा इसमें काम किया गया है। जब ये बनाया गया, जैसे समझिए ये सिटी है, ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, किला मुबारक है। ठीक है, ये बहुत छोटा मैंने बताया है लेकिन बहुत बड़ा है। इसके आसपास 3 गार्डन बनाए गए ताकि ये जो है सिटी से अलग रहे, मतलब जब राजा उठे या बाहर देखे तो उसको हर तरफ गार्डन गार्डन दिखेंगे, ठीक है, सिटी नहीं दिखने लग जाएगी। 3 गार्डन जो है इसके सामने बनाए गए, ठीक है। 3 गार्डन जो है, एक बुलंद बाग, एक गुलाबी बाग और अंगूरी बाग, आज के टाइम पे ये सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, ये सब कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो सिटी का प्लानिंग की गई थी उसको आप सोच सकते हैं, इतनी अच्छी की गई थी कि जैसे पूरा का पूरा जो सिटी है
वैसे ही किला मुबारक सिटी विद इन सिटी थी, सिटी विद इन सिटी। मतलब क्या है कहने का, देखिए यहाँ पर ये समझिए आपकी सिटी है, ठीक है। अब सिटी का जैसा प्लान रहेगा, ठीक है, सिटी का जो भी प्लान है सेम टू सेम प्लान, जैसे कि सिटी दो हिस्सों में बटी हुई थी। सिटी में एक जो थी थोड़े से मतलब रॉयल जगह पे रॉयल लोग रहते थे, थोड़े जो है कम जगह पे मतलब दूसरे जो ऑर्डिनरी पर्सन रहते थे वैसा था। वैसे ही जो है क्या कहते हैं, जो अंदर जो सिटी है मतलब किला मुबारक है उसको भी इस तरीके से प्लान किया गया कि उसमें भी जो है एक साइड पे थोड़े से ऑर्डिनरी लोग रहते थे, दीवाने आम जिसको आप कहते हो, एक जगह पे दीवाने खास लोग रहते थे, ठीक है। और वैसे ही जैसे कि आप क्या कहते हैं एंट्री लेते हो जब सिटी के अंदर तो गेट के थ्रू लेते हो, जैसे कि आपने दिल्ली गेट के थ्रू एंट्री ली, तो वैसे ही जो क्या कहते हैं आपको पैलेस क्वार्टर्स में जब आप एंट्री लोगे तो यहाँ भी आपको दिल्ली गेट मिलेगा। और यहाँ अगर आपने अकबराबादी गेट से एंट्री ली है तो आपको इधर भी आपको अकबराबादी गेट मिलेगा। तो कितना प्यारा मतलब एक सिटी के अंदर सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि फोर्ट्रेस की अगर हम बात करें तो दो हिस्से थे, एक हरेम यानी प्राइवेट हिस्सा जिसमें क्या कहते हैं विमेन वगैरह रहती थी, ये ईस्टवर्ड था, ठीक है, बाजार के। और नॉर्थ एरिया में जैसे कि समझिए जो एरिया है इसके अंदर नॉर्थ एरिया में जो है आराम गाह मतलब बेडरूम, ठीक है। और रंग महल जो है आपको दीवाने खास के पास देखने को मिलता है, तो रंग महल जो है दीवाने खास के पास देखने को मिलता है। और दीवाने खास इतना ब्यूटीफुल कि वो प्रीशियस स्टोन से जो है बनाया गया है और बहुत प्यारे तरीके से उसकी डिज़ाइन करी गई है। देखिए अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे आप उसमें समझ सकते हैं डिटेल में, क्योंकि मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, ये वन शॉट रिवीजन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं झरोका का जो कॉन्सेप्ट था अकबर के टाइम पे जो निकला था, झरोका दर्शन मतलब इम्पेरर जो है अपने आप को खिड़की में दिखाएगा, सब लोग आकर उनको देखेंगे और लोगों के मन में जो है एक आस्था जो है किंग के प्रति बनी रहेगी, इसको हम झरोका दर्शन कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट शाहजहाँ के टाइम पे भी चलता था। उसके अलावा रोड्स की बात करें तो लाहौरी गेट ऑफ सिटी वॉल और लाहौरी गेट ऑफ पैलेस फोर्ट्रेस, मैंने आपको बताया कि ये जो रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर एक लाहौरी गेट है और यहाँ पर एक लाहौरी गेट है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में रोड रहेगा और ये रोड बहुत फेमस थे। जैसे कि ये रोड भी फेमस है, अकबराबादी गेट जो सिटी का है, अकबराबादी गेट जो फोर्ट्रेस का है, उसको कनेक्ट करने के लिए जो रोड रहेगा वो फेमस है। तो ये रोड बहुत अच्छे से बनाए गए थे, आज के टाइम जैसा अनप्लान नहीं, बहुत अच्छे से जो है आपको देखने को मिलते हैं। इनके बीच में नहरें फैज़ बह रही थी, ठीक है, नहरें फैज़ बह रही थी इनके बीच में से, रोड के बीच में से सोचिए नहर बह रही है। जैसे आज के टाइम पे आप रोड पे जाते हो तो बीच में कहीं कहीं पर आपको फाउंटेन देखने को मिलता है, कितना अच्छा लगता है। तो वैसे उस टाइम पर सोचिए फाउंटेन तो अलावा फाउंटेन के अलावा पूरी नहर जो है वो बह रही थी। उसके अलावा हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया चांदनी चौक का तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कि उनका रिफ्लेक्शन होता था। 1500 शॉप थी चांदनी चौक में और ये सारी शॉप्स जो है प्रिंसेस जहानारा बेगम और नवाब फतेहपुरी बेगम जो है ओन करती थी, जो कि प्रिंसेस थी किसकी, शाहजहाँ की। मार्केट की बात करें तो वहाँ बहुत सारे मार्केट थे, उर्दू बाज़ार था, जौहरी बाज़ार था जिसको अशरफी बाज़ार भी कहते हैं, और फतेहपुरी बाज़ार था। मतलब जैसे आप फोर्ट्रेस से बाहर निकलते हो तो एक एक करके आएगा, उर्दू बाज़ार आएगा, फिर अशरफी बाज़ार आएगा, फिर फतेहपुरी बाज़ार आएगा। आज के टाइम पर दिल्ली गेट आपको दरियागंज में मिलेगा, अगर आप दरियागंज में गए हो, वहाँ बुक मार्केट है, वहाँ पर आपको दिल्ली गेट देखने को मिल जाएगा। तो दिल्ली गेट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और उस टाइम पर जो है क्या कहते हैं वो कश्मीरी गेट से कनेक्टेड था। मतलब बहुत प्यारा कंस्ट्रक्शन है कि हर एक गेट दूसरे गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी गेट से दूसरे गेट में जाना है तो डेफिनेटली आप पहुँच सकते हो। वहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने भी उसकी शान बढ़ा दी थी, ठीक है। वहाँ पर जो नोबल्स रहते थे उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स बनाए थे, जैसे कि शालीमार बाग, मतलब वहाँ पर जो है क्या कहते हैं जो लोग रहते थे उनके जो हवेलियाँ रहती थी वो भी इतनी अच्छी रहती थी कि देखने लायक। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स भी वहाँ पर डेवलप करते जाते थे, जैसे शालीमार बाग, मुबारक बाग, ठीक है, रोशनारा बेगम बाग, तालकोटरा बाग और कुदसिया बाग, और भी बहुत सारे हैं जो उन्होंने डेवलप किए थे। बट कहने का मतलब ये फेमस है और इन सबको अंदर जो है चार बाग ट्रेडिशन का फॉर्मुलेशन किया गया है। हम आ गए कंक्लूजन के ऊपर, मतलब शाहजहानाबाद जो है उसका सेम प्लान था जैसे किला मुबारक का प्लान था, ठीक है। मैं आपको समझा चुकी हूँ डायग्राम के थ्रू, आप एग्जाम में डायग्राम भी बनाकर आ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा जो है क्या कहते हैं समझ में आएगा कि आपको एटलीस्ट समझ में आया है, ठीक है। अब ये हो गया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। अभी फोर्थ यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। फोर्थ यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
तो इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हो मैं ग्रुप में डाल चुकी हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हिस्ट्री जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको जो है देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पर्सनल नोट्स यानी कि जो नोट आप देख रहे हो अपलोडेड है, और साथ साथ जो है इसी चैप्टर के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर उसके मैंने आंसर्स जो है ग्रुप में भेजे हैं, तो वो आंसर जो है आप पढ़कर जा सकते हो। 18th सेंचुरी जो है उसमें आपको देखने को मिलता है लिटरेरी, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, कल्चर, ये सब का जो है ग्रोथ हो रहा था। वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि किला मुबारक जो है बाद में जाकर उनके जो सक्सेसर थे मोहम्मद शाह के टाइम पे, उनके टाइम पे जाते जाते जो है क्या होने लग गया, सेंटर बन गया कल्चरल एक्टिविटीज़ का। वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेंटिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था, उसमें दिल्ली कलम नाम की पेंटिंग बहुत फेमस थी, और चूड़ामान उस टाइम पे एक लीडिंग पेंटर थे। डांसिंग और सिंगिंग कॉमन बनते जा रही थी, सूफी की असेंबलीज होती थी, महफिल समा, और उसके अलावा मतलब क्या कहते हैं, दुख के टाइम पे भी गाना बजाते थे लोग, और खुशी के टाइम पे भी गाना बजाया करते थे। मुहर्रम में मर्सिया ख्वानी नाम का एक जो संगीत है वो ज़्यादा फेमस हो चुका था। कव्वाली उस टाइम पर जो है फेमस हो रही थी, और विमेन जो है परफॉर्म करने लग गई थी। ये एक ऐसा टाइम था जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ तो बढ़ रही है, लेकिन जो मॉरल है मुगल रूलर्स का वो गिरते जा रहा है, ठीक है, मॉरल गिरते जा रहा है। और धीरे धीरे करके उन्होंने जो है मॉरल इतना गिर गया कि जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि पूरा मुगल जो एम्पायर है वो डिटोरिएट हो जाता है। लिटरेरी कल्चर की बात करें, लिटरेरी कल्चर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उर्दू लैंग्वेज इमर्ज हो रही थी, ठीक है, और उसमें आपको फेमस देखने को मिलते हैं सिराजुद्दीन अली खान अर्जू, वो बहुत सारे अपने जो है डिसाइपल्स को सिखाते हैं। उसके अलावा जो है पर्शियन जो है वो यूज़ हो रही थी सिर्फ स्कॉलरली पर्पज़ के लिए या फिर बायोग्राफिकल अकाउंट लिखने के लिए, ठीक है। उर्दू कॉमन बनते जा रही थी, मुशायरा का कॉन्सेप्ट आ गया था, उसमें आपको कुछ उर्दू पोइट्री पोइट्स दिखते हैं, मीर ताकी, मिर्ज़ा और रफ़ी। उसके बाद उर्दू गज़ल का जो है ग्रोथ हो रहा था, उसमें गालिब, दाग और मोमीन जो है आपको देखने को मिलते हैं, जो पॉपुलर जो है गज़ल में जो है पॉपुलर थे। और इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कमर्शियल सेंटर का भी जो है दिल्ली में ग्रोथ होता है। क्यों ग्रोथ होता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन चुका था, वहाँ पर जो है रूलर वहीं पर है तो एडमिनिस्ट्रेशन वहीं हो रहा है। और वहाँ का एल्यूवियल सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा जो है सॉइल बहुत अच्छी थी एग्रीकल्चर के लिए, तो मतलब आसपास का एरिया में एग्रीकल्चर होता था और फिर मंडी में जो है सामान जो है बिकता था। हाईवेज बहुत अच्छे से बने हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है, कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज से मार्केट, ये सब करने के लिए। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी, आज की जैसी इंडस्ट्रीज नहीं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करेंगे बाज़ार की, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के बाज़ार हुआ करते थे, जनरल मार्केट, नाखास मार्केट और स्पेसिफिक मार्केट। तो इस तरीके के अलग अलग बाज़ार हुआ करते थे। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप इसमें जो है जा सकते हैं। अभी के लिए वन शॉट डिवीजन में हमारा जो है ये वन शॉट डिवीजन खत्म होता है। हम ऑलरेडी 1 2 3 4 चारों यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ यूनिट अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, मैं ये कहूँगी, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में से कुछ भी मत छोड़ना, एक टॉपिक भी मत छोड़ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो में, वो वीडियो नहीं देखा है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, और आपके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं मैंने वीडियो बनाने के लिए, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।